ये वीडियो हम आरोग्य के बारे में डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम बात करना चाहते हैं कि आरोग्य के लिए कितने बड़े-बड़े साइंटिस्ट भारत में और प्रदेश में, दुनिया में ऐसे कितने लोगों ने क्या-क्या फ़ायदा किया है, कैसा-कैसा किया है, और उनमें से काफ़ी लोग ऐसे ध्यान में आए हैं जिनको रिकॉग्निशन नहीं मिला है। लोगों ने उनको माना नहीं है, रादर लोगों ने माना है, लेकिन उनके प्रोफेशंस ने, उनके सोसाइटी ने उनको जो उच्च दर्जा देना चाहिए वो मिला नहीं है, क्योंकि वो अपने हिसाब से चलते थे, लोगों की भलाई देखते थे, लेकिन उनके मेडिकल फील्ड में उनके हिसाब से जैसा चलना चाहिए, मेडिकल लोगों को लगता है वैसा उस ढंग से नहीं जाते थे। इसके लिए उन पर दुर्लक्ष्य हो चुका है और कई जगह काफ़ी लोगों को, हज़ारों करोड़ों लोगों को जो फ़ायदा होना था वो फ़ायदा नहीं हो पाया है। काफ़ी जगह वो फ़ायदा हुआ है, लेकिन जितना 100% होना चाहिए उनमें से समझ लो 30, 40, 50, 60% का ही फ़ायदा हो चुका है। तो उनके बारे में मैं ज़रा बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो महत्वपूर्ण है कि उनकी भी ज्ञान हो हमको, जो इतना काम करके भी लोगों तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो उस हिसाब से हम इस वीडियो पे उसके बारे में बात करेंगे, हमारे हिसाब से थोड़ी सी मदद करेंगे कि उनको सामने लाने की, कि वो साइंटिस्ट हो, डॉक्टर्स हो, होशियार लोग हो। तो उनकी अभी जग के हिसाब से जब हम देखते हैं, हमें सबको पता है लुईस पास्चर, जिन्होंने दूध पास्चराइजेशन के बारे में सिखाया, वैक्सीन के बारे में सिखाया, जर्म थियोरी ऑफ डिजीज के बारे में सिखाया, और उनका बहुत फायदा हो चुका है और लोगों को बहुत फायदा हुआ है। डॉक्टर जोसेफ लिस्टर, उन्होंने एंटीसेप्टिक कैसा होना चाहिए, सेप्टिक क्या होता है, उसकी जानकारी देके हमें बहुत कुछ एकदम सिखाकर छोड़ा है कि आजकल छोटे मोटे चीज़ों में जब सेप्सिस होता है, सेप्टिक होते हैं, तो जोसेफ लिस्टर के हिसाब से हमको ज्ञान मिला है। आगे जाके फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिन्होंने नर्सिंग में काफ़ी कुछ बदलाव लाया, उन्होंने ध्यान में लाया डॉक्टर लोगों को कि सिर्फ मरीज को इलाज करना ये नहीं, उनकी केयर करना भी बहुत महत्वपूर्ण है और नर्सिंग केयर बहुत महत्वपूर्ण है। उसने लोगों को सिखा दिया, डॉक्टर लोगों को सिखा दिया कि नर्सिंग अच्छी हो तो टोटल केयर मिलती है। आगे रहा डॉक्टर साल्क एंड डॉक्टर सैबिन, जिन्होंने पोलियो पर मात की, पोलियो वैक्सीन करके आज दुनिया में पोलियो की नामो निशान मिटा दी है। आगे रहे डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने पेनिसिलिन की खोज की। पेनिसिलिन सबसे पहला एंटीबायोटिक था। आज हम एंटीबायोटिक के सिवाय जी नहीं पाते हैं, उसका बहुत महत्व है। भले आगे जाके अलग अलग ढंग के एंटीबायोटिक्स आए हो, लेकिन डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने वो पेनिसिलिन की पहली डिस्कवरी करके हमको काफी कुछ सिखा के छोड़ दिया। आगे रहे डॉक्टर क्रिश्चियन डी डुवे, उनको नोबेल प्राइज मिला था 1974 में लाइसोसोम की डिस्कवरी करने के बारे में। लाइसोसोम एक ऐसी चीज है जो हम उपवास करते हैं या अलग ढंग से खाना खाते हैं, तो लाइसोसोम कैसे क्रिएट होता है और उस हिसाब से हमको हमारी बीमारी से मुक्ति मिलने के लिए कैसी मदद होती है, उसके बारे में उनकी खोज होके उन्होंने वो डिस्कवरी किया था। और अभी लेटेस्ट है डॉक्टर योशिनोरो ओशुमी, जापानीज है, उनको नोबेल प्राइज मिला था 2016 में, वो ऑटोफेजी के लिए। ऑटोफेजी मतलब अगर आप कम खाओ, आप उपवास करो, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग 16-16 घंटे उपवास करो, तो उससे बदन में क्या फर्क होता है, उससे फायदा क्या होता है। अभी हम भारतीय लोग कहेंगे कि यार ये पारंपरिक, हमको पता है, हम शिवरात्रि मानते हैं, हम संकष्टी मानते हैं, हम सोमवार, बुधवार, शनिवार, गुरुवार अलग अलग ढंग के उपवास करते हैं, 24 घंटे उपवास करने से हमारी तबीयत तंदुरुस्त होती है, ये तो हमको पता है। लेकिन उसका प्रूफ उन्होंने साइंटिफिक टेस्टिंग करके बताया है कि ये सच है। तो उस हिसाब से उनका
श्रेय बहुत बड़ा हो जाता है। आगे चल के हम बात करेंगे डॉक्टर मारी क्यूरी। डॉक्टर मारी क्यूरी सबको पता है, उन्होंने रेडियम की खोज की। रेडियम की खोज करने के हिसाब से हमें एक्सरेज मिले। एक्सरेज के हिसाब से आपको पता है गए 50 60 70 सालों में कितना फर्क पड़ गया है। हड्डी टूटी हड्डी ना टूटी ये जानकारी मिलती है। पहले पहले दिनों में एक्सरेज काफी डेंजरस थे, आजकल उसका डेंजर लेवल बहुत कम हो चुका है, रिस्क लेवल बहुत कम हो चुका है, क्योंकि उन्होंने उसको फाइन ट्यून करके सुधारना दिए। लेकिन उनका शुरुआत किया डॉक्टर मैरी क्यूरी ने। होम्योपैथी यूएसए में, मजे की बात यह है कि यूएसए में होम्योपैथी इलीगल माना जाता था 1960s तक। वो दवाई तैयार करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन होम्योपैथी प्रैक्टिस करना, होम्योपैथी मेडिसिन लेना इलीगल था यूएस में। क्या मजेदार बात है, दुनिया से पैसा लेंगे लेकिन खुद के लोगों को फायदा नहीं करने देंगे। उसी तरह फॉरेन मेडिसिन को यूएस में लाने की परमिशन नहीं है। हाँ, आप खुद के लिए थोड़े एक दो चार दवाइयाँ लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन काफ़ी लोग कनाडा जाके, मेरे 4 दोस्तों को सबके लिए पूरे के पूरे प्रिस्क्रिप्शन एक बड़ी बक्सा भर के लेकर आते थे। उनको मान्यता नहीं थी, वो उनको रोक के, उनको टैक्स लेके सब ये करते थे। कैसी मज़ेदार बात है देखो। अच्छा, जब हेल्थ सिस्टम के बारे में जांच की गई और मिस्टर मूर ने जो मूवी बनाई हेल्थ के बारे में, तभी पता चला लोगों को कि क्यूबन हेल्थ सिस्टम, छोटा सा देश है, छोटा सा एक आइलैंड है, तो भी उनकी हेल्थ सिस्टम सबसे बढ़िया देश जगत में है। यूएसए, इंग्लैंड, सबकी सिस्टम इतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी क्यूबन हेल्थ सिस्टम है। अभी अभी के दिनों में काफ़ी लोग यूएसए से क्यूबा में हॉलिडे के लिए जाते हैं, क्योंकि उधर सब फ्री है। अगर आप उधर रहते हो तो आपको कोई दिक्कत हो गई तो आपको फ्री ट्रीटमेंट मिलती है, उस हिसाब से लोग उसका इस्तेमाल करने जाते हैं। आखिरी में इधर इस लिस्ट में मैं डॉक्टर मासुरो इमोटो के बारे में बात करता हूँ। मासुरो इमोटो ये ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने पहले जांच किया कि पानी के हर बूंद में अलग अलग क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। जब स्नोफ्लेक्स गिरते हैं, हर स्नोफ्लेक की एक परछाई होती है, जैसे अपनी फिंगरप्रिंट होती है वैसे स्नोफ्लेक की अलग अलग एक सिग्नेचर होती है, और वो हर स्नोफ्लेक अलग अलग होता है। तो उसी तरह उन्होंने जब इसका अभ्यास किया कि वाटर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्या है, तो उनको ध्यान में आया कि वो अलग अलग ढंग के स्ट्रक्चर से पानी की क्वालिटी माप सकते हैं। उसी तरह उनको ये भी ध्यान आया कि अगर हम अच्छे ढंग से मंत्र बोलो, अच्छे ढंग से बड़े दिल से पानी से बात करो, या कुछ लिखित रखो, तो उसका असर भी पानी पे होता है। ये उन्होंने प्रूव किया है। मैंने पहले वीडियो पानी के बारे में उसकी चर्चा की हुई है। अभी आगे जाके बात करते हैं जर्मन न्यू मेडिसिन। जर्मन न्यू मेडिसिन, ये डॉक्टर राइक गियर्ड हामर, उन्होंने जांच किया कि जर्मन न्यू मेडिसिन क्या है। उन्होंने उस मेडिसिन को एक नया दर्जा दिया, क्योंकि उनको लगा कि ये नया कॉन्शियसनेस के बारे में है। उनका कहना है कि कोई भी बीमारी नहीं होती है, वो अपने को एक दिशा देती है कि बंदे तेरी तबीयत बिगड़ गई है, उसके लिए कुछ किया कर, और उसके लिए एक सॉल्यूशन निकालने के लिए एक नोटिस देते हैं, वार्निंग देते हैं कि तुम अभी अलग ढंग से कुछ करना जरूरी है, तुम्हारी गाड़ी बिगड़ गई है। उसी की तरह उनका कहना है कि बदन के हर पेशी में ऐसी ताकत है जिसको वो बायोलॉजिकल विजडम कहते हैं, कि जानकारी कहते हैं, कि वो हम सबको ठीक ठाक बनाने के लिए उसमें ताकत है, लेकिन हम उसको जांच करके उसको दिशा देना जरूरी है। डॉक्टर हामर ने आगे जाके काम किया, तब ध्यान में आया कि कोई भी हमारी भावनाएं हैं, मेंटल तनाव है और भावनाएं हैं, उससे हमको पेशियों का डैमेज हो सकता है, बिगाड़ सकते हैं।
और उसी से काफी लोगों को कैंसर होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, डॉक्टर हामर ने जांच की रिसर्च करके कि वही अगर इमोशंस आपने उसको निकाल दिए और रिवर्स कर दिए तो आपका कैंसर भी रिवर्स हो सकता है। ये उनके जर्मन न्यू मेडिसिन के बारे में कुछ खासियत है। उनका कहना है कि कौन सी भी थियरी, मेडिकल थियरी से देखो, कन्वेंशनल देखो या ऑल्टरनेटिव देखो, जब हम कुछ बीमारी होती है तो हम उसको बिगाड़ कहते हैं। डॉक्टर हामर कहते हैं वो बिगाड़ नहीं है, वो निसर्ग का एक फेज है कि वो फेज में बदल जाने के बाद तुमको कुछ वो बताना चाह रहे हैं कि तुम कुछ बिगड़ रहे हो, उसको बदलाव करो। और उसके लिए उन्होंने बायोलॉजिकल स्पेशल लॉज ऑफ नेचर ऐसे करके नाम देके उन्होंने 5 बायोलॉजिकल लॉज किए हैं। और उन्होंने कहा है कि कोई भी बीमारी, कैंसर या क्रॉनिक इलनेस ऐसा नहीं होता है, वो बायोलॉजिकल लॉज को ब्रेक करने से वो हो रहा है। उनका कहना है कि बायोलॉजिकल लॉज बिल्कुल एक ढंग से मिलके अपने स्पिरिचुअल लॉज के साथ ही जमे होते हैं। स्पेनिश वालों ने न्यू मेडिसिन के लिए नाम दिया है ला मेडिसिना सग्राडा, द सेक्रेड मेडिसिन। डॉक्टर हामर का कहना है कि ये स्ट्रिक्ट साइंटिफिक क्राइटेरिया है 5 बायोलॉजिकल लॉज ऑफ न्यू मेडिसिन, और वो हर बीमारी के लिए इफेक्ट हो सकते हैं, हर मरीज को उसमें से फायदा हो सकता है। जब डॉक्टर हामर 1981 से काम कर रहे हैं, उनको 30 बार अलग अलग डॉक्टर लोगों ने, प्रोफेशनल एसोसिएशन ने उनकी जांच की कि तुम ऐसे अलग क्या बताते हो, उसका फायदा क्या है, हम चेक करेंगे। और हर बार चेक करने के बाद उनको पता चला कि वो जो कह रहे हैं वो सही है। उनका ये भी मानना है कि जब उन्होंने 100 बार वो डॉक्यूमेंट्स देखे तो सभी डॉक्यूमेंट्स में 100% केसेस पक्के आ गए। अभी हम जाएंगे माइकल फैराडे। माइकल फैराडे के नाम आपने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सुना होगा। वो कहते हैं नथिंग इज टू वंडरफुल टू बी ट्रू इफ इट इज कंसिस्टेंट विद द लॉज ऑफ नेचर। उनका कहना है कि सभी कुछ सच होना जरूरी है अगर वो निसर्ग के नियमों के आधार पर चल रहा है। माइकल फैराडे एक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के विज्ञान थे, साइंटिस्ट थे, बट उनका काम यही धारणा से हुआ था, बिलीफ से हुआ था कि यूनिफॉर्मिटी इन नेचर एंड द इंटरकन्वर्टिबिलिटी ऑफ वेरियस फोर्सेस व्हिच ही कंसीडर्ड अर्ली ऑन एज फील्ड्स ऑफ फोर्स। तो उनका कहना था कि दुनिया में सभी जगह एनर्जी है और वो एनर्जी एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होते रहती है, और वही फोर्सेस जो है उसको अगर आप कंट्रोल करेंगे तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। तो इनडायरेक्टली वो अपने निसर्ग में तबीयत के बारे में भी थोड़ा रेफरेंस देके जा रहे थे। अच्छा, अभी आएंगे भारत के खास लोग जिनको मैं अनसंग हीरोज कहते हैं। ये नाम कोई ऑर्डर में नहीं है, कोई उच्च नीच नहीं है, जैसे मैंने नाम आते गए वैसे मैंने नाम लगाता गया। डॉक्टर खादरवल्ली एक रिनाउंड साइंटिस्ट है, वो मेडिकल डॉक्टर नहीं है। वो यूएसए में पढ़ाई करने के लिए गए और ध्यान में आया कि यूएसए का हेल्थ सिस्टम, यूएसए का रिसर्च सब लोगों के फायदे के लिए नहीं है, और उनको दिल से लगा कि मैं कुछ लोगों के लिए करना चाहता हूँ। इसके लिए उन्होंने उनकी पढ़ाई छोड़ के वापस इंडिया आ गए और इंडिया में उन्होंने उस पर काफ़ी कुछ खोज किया। आजकल उनको मिलेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। वो मिलेट मैन ऑफ इंडिया कहलाते हुए उन्होंने मिलेट का इस्तेमाल करके, जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके, कषाय का इस्तेमाल करके काफ़ी लोगों को गुण लाया है। जो बीमार थे उनको बीमारी दूर की है। डायबिटीज़, कैंसर, ऐसे काफ़ी बीमारियों को फ़ायदा हो रहा है। तो उस हिसाब से उनका काम बहुत अव्वल नंबर पे है अभी। अब हम जाएंगे डॉक्टर बीएम हेगड़े। बीएम हेगड़े एक बहुत होशियार आदमी है, बहुत होशियार। वो मणिपाल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हुए हैं। वो आयरलैंड और यूएसए में कार्डियोलॉजी की एग्जामिनर करके जाया करते थे, लेकिन कहीं तो उनके जीवन में वक्त आया कि उनके ध्यान में आया कि भारतीय शास्त्र बहुत उच्च है, उसमें योग, आयुर्वेद, सिद्धा,
प्राणायाम, शिवाम्बू, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर में काफ़ी कुछ ताकत है और उस दिशा में वो धीरे धीरे चलने लगे। वो तो खुलेआम कहते हैं कि एलोपैथिक मेडिसिन, मॉडर्न मेडिसिन परफेक्ट है इमरजेंसी के लिए। अगर हम कहीं गिर गए, हड्डी टूट गई, कुछ हो गया तो मॉडर्न मेडिसिन बहुत बढ़िया है, लेकिन बाकी सब बीमारियों के लिए, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, आर्थराइटिस वगैरह, ये अपने बाकी के मेडिसिन का ज़्यादा फायदा है। डॉक्टर मनु कटारी हमारे जीएस मेडिकल कॉलेज वाले ही थे, हमारे गुरु थे एक काल के। उनकी खोज में ध्यान में आया है कि लोग कैंसर के लिए बहुत ट्रीटमेंट के पीछे जाते हैं और उन्होंने प्रूव करके बताया है उनके रिसर्च से कि कैंसर ट्रीटमेंट न देने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी ज़िंदगी जितनी है उतनी ही जियोगे। वैसे ही उन्होंने हार्ट अटैक के बाद जब बाईपास ऑपरेशंस करते हैं, उन्होंने ये भी साबित करके बताया है रिसर्च पे कि हार्ट अटैक के बाद ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, अपना बदन देखभाल कर सकता है। लेकिन लोगों को ये ध्यान में नहीं आता है, अभी उसको क्या करें। हिम्मतवर भावस्कर, ये तो बहुत अद्भुत आदमी है, जबरदस्त आदमी है। मैं खोज ये रिसर्च करते करते उनका नाम मेरे सामने आ गया। कोंकण के मल्हार रीजन में वो स्कॉर्पियन मतलब नांगी वाला, स्कॉर्पियन के पॉइजन्स का जो एंटीडोट है उस पर काम किया उन्होंने, और उसको उन्हें जग प्रसिद्ध पुरस्कार नहीं मिले, लेकिन जग प्रसिद्ध रिकॉग्निशन मिला हुआ है। लेकिन भारत आज भी उनको जानता नहीं है। ये बहुत बुरी अवस्था है कि भारत उनको जानता नहीं है, लेकिन हिम्मतवार भावस्कर को जग में लोग जानते हैं। आगे चल के हम डॉक्टर अरुण शमसी के बारे में बात करेंगे। वो हमारे गुरु थे। उन्होंने स्पोर्ट्स इंजरी क्लिनिक, पहला स्पोर्ट्स इंजरी क्लिनिक भारत में जीएस मेडिकल कॉलेज के एम हॉस्पिटल में शुरुआत की, एंड ही वॉज अ ग्रेट मैन। वैसे ही दूसरे एक है सिरसी में, एक हर्बलिस्ट है कर्नाटका में। वो जड़ी बूटी दे के लोगों का इलाज करते हैं। काफ़ी लोग उनके पास जाते हैं, बहुत लोगों को फ़ायदा होता है, इसके लिए मैंने उनका जिक्र किया। आगे जाके और बड़े बड़े लोग हैं। डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी, कार्डियक सर्जन, ज़्यादा से ज़्यादा वो पीडियाट्रिक सर्जरी ज़्यादा करते हैं। खासियत उनकी है, वो इतने प्रसिद्ध है आजकल कि उनको बात करने के लिए वक्त नहीं है, लेकिन उनकी हाव भाव देखेंगे तो, उनकी करुणा देखेंगे तो पता चलेगा कि ये कितने बड़े महान आदमी हैं। डॉक्टर माशेलकर, जो काफ़ी बड़े एमिनेंट साइंटिस्ट हुआ करते थे, आज भी काफ़ी कुछ इन्वॉल्व है भारत में। उन्होंने हल्दी के बारे में, जब पेटेंट के बारे में यूएस ने कुछ दावा डाला, तो उन्होंने उसको टक्कर दे के, लड़ाई करके जीत कमाई कि तुम नेचुरल प्रोडक्ट जो भी है, वो हल्दी हो, जिंजर हो, हर्ब्स हो, राइस हो, उसको तुम पेटेंट नहीं कर सकते। पेटेंट सिर्फ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो तुमने कुछ क्रिएट किए हो। वैसे ही सत्य साई बाबा हॉस्पिटल पुट्टपार्थी, जहाँ पे वो इतना बड़ा हॉस्पिटल है, 700-800 बेड वाला, हर साल, पूरे साल में अलग अलग ढंग के स्पेशलिस्ट उधर अपना सेवा के रूप में 2, 4, 6 हफ्ते सेवा करने के लिए जग भर से आते हैं। उनका रोस्टर मेंटेन किया जाता है। वो आते जाते सबको फुकट ट्रीटमेंट देते हैं, और उस हिसाब से वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आगे जाके देखता हूँ डॉक्टर आर तोड़गांवकर, वो अभी अभी गुजर गए हैं। वो भारत के एक जनरल सर्जन थे, काफ़ी कुछ हर्निया में काम कर रहे थे, हर्निया रिपेयर करने में। लेकिन उनको ध्यान में आया कि जब वो नेटिंग, फॉरेन नेटिंग जो है वो इस्तेमाल करने गए, तो वो बहुत महंगा था, काफ़ी कुछ हज़ारों रुपए की बात थी। तो उन्होंने कोशिश की कि मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल करके कुछ हो सकेगा क्या। तो एक ख़ास प्रकार का मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल करके उन्होंने उसको, जो हज़ारों रुपए की नेटिंग इस्तेमाल किया जाता था, इन्होंने कहीं एक 5-25-100 रुपये में उसका काम पटा दिया और उससे लोगों का फ़ायदा कर दिया। अरविंद जोशी जो पुणे में है, वो शिवाम्बू के तज्ञ हैं, मंत्र के तज्ञ हैं, और आजकल वो गए 25 सालों से फूल और फूल की ताकत, उस पर बहुत काम कर रहे हैं। और वो काफ़ी ज्ञानी आदमी हैं, लेकिन कोई उन्हें जानता नहीं है।
पब्लिक में। पंत प्रतिनिधि जो 1920s 30s में जिन्होंने सूर्य नमस्कार का अध्ययन किया, सूर्य नमस्कार का प्रचार किया, वो प्रचार करने का इरादा था कि पूरे भारतवर्ष में जवान लोगों को तंदुरुस्त रखे, तो आज़ादी की लड़ाई में अगर फ़ायदा करना हो तो लोग तैयार रहेंगे। तो उस हिसाब से उन्हें सूर्य नमस्कार प्रचार 1920s 30s 40s 50s में काफ़ी कुछ किया। आनंद बापट, मैं खुद आजकल साइंटिफिक सूर्य नमस्कार का प्रचार करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा काम ऐसा है कि जो सूर्य नमस्कार प्राचीन काल में कृष्ण 4 मिनट का एक सूर्य नमस्कार करते थे, तो उस हिसाब से हम प्राचीन काल में जो सूर्य नमस्कार किया जाता था उसका रिवाइवल करने की हम कोशिश कर रहे हैं। और आखिरी में है ललित कपूर, जो यूएसए बेस्ड आईआईटी वाले बड़े विद्वान हैं। उन्होंने काफ़ी सालों से प्लांट बेस्ड होल फूड डाइट, मतलब नो नॉन वेज, सिर्फ प्लांट बेस्ड, दूध नहीं, दही नहीं, शक्कर नहीं और नॉन वेज नहीं, और प्लांट बेस्ड खा के लोगों को कितना फ़ायदा लाया है उसके बारे में वो आज भी काम कर रहे हैं। काफ़ी लोगों को, हजारों लोगों को फ़ायदा हो रहा है। अच्छा, आगे जाके मैं अभी ऑक्यूपेशन थेरेपी के बारे में बात करूंगा। ऑक्यूपेशन थेरेपी पे मेरे को जरा ज़्यादा प्यार है क्योंकि मैं खुद ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट हूँ। तो उस हिसाब से जब मैं ऑक्यूपेशन थेरेपी में देखता हूँ तो मिस एलेनोर क्लार्क स्लेगल, जिन्होंने 6 लोगों के साथ ऑक्यूपेशन थेरेपी का कोर्स पहले वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में कोर्स नियुक्त किया, उनको मैं धन्यवाद करता हूं क्योंकि उनके सिवा हम आज यहाँ नहीं रहते। उसके बाद में दूसरी जो लेडी है जिनके हम बहुत बहुत धन्यवाद मानना जरूरी है, वो है मिसेस कमलाबाई निमकर, जो अमेरिकन औरत थी जो निमकर के साथ शादी करके भारत में रहने के लिए आ गई। और इधर आने के बाद बम्बई में उनको लगा कि हम कुछ लोगों का भला करें, और उनके ध्यान में आया कि ऑक्यूपेशन थेरेपी इधर बहुत ज़रूरी है। इसीलिए वो उनकी उम्र होने के बाद भी वो फिर यूएस में जाके ऑक्यूपेशन थेरेपी सीख के केईएम हॉस्पिटल बम्बई में आके ऑक्यूपेशन थेरेपी डिपार्टमेंट शुरू किया। डिपार्टमेंट शुरू होने के बाद स्कूल शुरू किया, और स्कूल शुरू करके हमको आज हमारा करियर उनके हिसाब से मिल गया है। उनके बाद में आगे जाके मिसेस मीरा शाहनी, जिन्होंने ऑक्यूपेशन थेरेपी स्कूल के प्रिंसिपल इंचार्ज 1957 टू 1989 32 सालों तक उन्होंने काम किया। वो 32 सालों में जो ऑक्यूपेशन थेरेपी कोर्स एक डिप्लोमा लेवल का था, और डिप्लोमा से डिग्री बना दिया, डिग्री के बाद मास्टर्स प्रोग्राम आ गया। आजकल मेरे ख्याल से डॉक्टरेट प्रोग्राम भी शायद होंगे, लेकिन वो मास्टर्स तक लाने तक, वो स्टैंडर्ड मेंटेन करने से, ऐसे दुनिया भर में ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट इतने हैं जो बॉम्बे स्कूल से पास आउट होके जग प्रसिद्ध जगहों में काम कर रहे हैं और अपने अपने करियर ठीक अच्छे ढंग से बना चुके हैं। उन सब से मेरे हिसाब से मैडम शानी को नमस्कार। अच्छा, आगे जाके मैं श्री विकास पाध्ये के बारे में बात करूंगा। वही एक ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट केईएम हॉस्पिटल में काम कर रहे थे, सिखाते थे भी थे, लेकिन 1972 में जब सुनील गावस्कर को कोई एक इंजरी हुई उंगली की, तो उनको स्पोर्ट्स इंजरी क्लिनिक से उनको रिफरल मिला कि इनके लिए कुछ खास स्प्लिंट बनाओ, जो स्प्लिंट वो पहन के खेल सकेंगे। तो विकास पाध्ये ने ऐसे ढंग से स्प्लिंट बनाया जो बाहर से किसी को पता भी नहीं चलता था कि ग्लव के अंदर इनका इंजर्ड फिंगर होगा, लेकिन उनको प्रोटेक्शन मिलके वो खेल पाते थे। ये खासियत थी। स्पोर्ट्स इंजरी क्लिनिक का इन्वॉल्वमेंट विकास पाध्ये ने तब से इन्वॉल्व बता के रखा है, उसके आगे बहुत कुछ बदल गया है। मिस्टर एमआर कुलकर्णी, जिन्होंने बीएम इंस्टीट्यूट अहमदाबाद में मेंटल हेल्थ और इंटेलेक्चुअल हैंडीकैप, मतलब मतिमंद लोगों को, ये दोनों लोगों के इस पर बहुत काम किया है, और उस काम से काफ़ी कुछ ऑक्यूपेशन थेरेपी लोगों का मेंटल हेल्थ में एक दरारा बैठ गया कि ऑक्यूपेशन थेरेपी मेंटल हेल्थ में बहुत कुछ काम कर सकता है, बहुत फायदे हो सकते हैं।
आगे जाके मिस्टर सुभाष आप्टे जो आज भी अहमदाबाद में काम कर रहे हैं, वो मतिमंद क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने गए 40-45 सालों से इतना काम किया है कि आजकल उसी हिसाब से लेजिस्लेशन बदल रहा है कि मतिमंद लोगों को काफ़ी कुछ सुविधा मिल रही है, मतिमंद लोगों को काफ़ी कुछ राइट्स मिल रहे हैं, और वो मेरे ख्याल से ये इनका 40-45 सालों का जो काम है उसको देख के ये हो रहा है। आखिरी में मेरे दोस्त है बाबूलाल पांचाल, जो अंधे लोगों के साथ गए 30-40 साल काम कर रहे हैं। उन्होंने उनके जीवन में काम करते करते ऐसा एक नया खोज किया जिस हिसाब से अंधे लोग क्रिकेट खेल सक रहे। अंधे लोग क्रिकेट कैसे खेलेंगे, क्या करेंगे, वो बाबूलाल पांचाल ने वो इंट्रोड्यूस कर दिया, और आगे जाके वो आजकल काफ़ी इंटरनेशनल गेम्स वगैरह अंधे लोग खेल रहे हैं, और वो हम तो टीवी पे देखते हैं, लेकिन उसका पहला इंट्रोडक्शन किया बाबूलाल पांचाल ने। अभी आगे हम मुड़ेंगे डायबिटीज पर। डायबिटीज में देखते हैं तो डॉक्टर त्रिपाठी जो है पूना में बेस्ड है, उन्होंने डायबिटीज रिवर्सल, डायबिटीज गायब करने का, भले वो इंसुलिन वाले हो, मेडिकेशन वाले हो, नॉन मेडिकेशन वाले हो, ऐसे 3,500-4,500 हजार लोगों का गुण लाया है, काफ़ी कुछ फ़ायदा किया है, और उस फायदे के बाद लोग उनके पास डायबिटीज़ रिवर्सल के लिए आते हैं। वैसे ही डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित, जिन्होंने डायबिटीज़ का फॉर्मेट जो है, क्यों डायबिटीज़ होता है, तो उन्होंने एक किताब लिखा है जिसमें उन्होंने दिन में 2 ही बार खाना और 16 घंटे दो खानों के बीच में वक्त रखना। सो शाम को तुम 5-6 बजे खाओगे तो सवेरे 8-9-10 बजे खाना खाओ, ऐसे करके, और 10,000 स्टेप्स या 1 घंटा कसरत करने का रोज, और उससे लोगों का वजन बहुत घट गया, काफ़ी लोगों का डायबिटीज़ भी सुधर गया। तो उस हिसाब से उन्होंने उस क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम है, 25-30 हज़ार लोगों का फ़ायदा कर चुके हैं। वैसे ही एक कैनेडियन डॉक्टर है जो अभी भी काम कर रहे हैं, और उनका मुझे नाम पता नहीं है, लेकिन वो भी डायबिटीज़ क्षेत्र में काम करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद कनाडा में वो मेडिकल सिस्टम के हिसाब से उनकी दिक्कत भी हो सकती है। अब हम बात करेंगे कैंसर के बारे में। जब हम कैंसर के बारे में बात करते हैं तो ये सब लोगों ने कैंसर में काफ़ी कुछ काम किया है, लेकिन उनको अलग अलग ढंग से चुप बिठाना पड़ गया है, लोगों ने उनको चुप किया है। डॉक्टर हामर, जर्मनी वाले, उन्होंने, मैंने पहले ही जिक्र किया था जर्मन न्यू मेडिसिन के बारे में, उन्होंने खोज में, रिसर्च में ध्यान में आया कि कैंसर होता है क्योंकि हम भावनाओं में अटक जाते हैं, और भावनाओं के असर से बदन के पेशी बदल जाते हैं। वो अगर हम भावनाओं को कंट्रोल करके रिवर्स कर दे, तो मेरा अगर दुख है, वो दुख को मैं निकाल दे, अगर मैं ज़्यादा गुस्से वाला हूँ, वो गुस्सा अटक गया, वो गुस्सा निकाल दे, उसके लिए काफ़ी तरीके हैं। अगर मैंने वैसा कुछ किया तो मेरा कैंसर भी रिवर्स हो सकता है। दुख की बात यह है कि डॉक्टर हैमर ने ये जब करके काफ़ी लोगों का फ़ायदा करना शुरू कर दिया, तो उनको ही डीरजिस्टर कर दिया। वो रेगुलर MBBS डॉक्टर थे, लेकिन उनको ही डीरजिस्टर कर दिया, उनका रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं किया। वैसे ही डॉक्टर सिमोनचेली, इटली के, उन्होंने खोज कर करके ध्यान में आया कि विटामिन C और फंगल इन्फेक्शन, ये दोनों कैंसर के रियल कॉजेज है, और विटामिन C लेने से बहुत फ़ायदा होता है, लोगों का कैंसर दूर चला जाता है। जैसे जैसे काफ़ी लोगों को गुण आना शुरू हो गया, उनको ही डीरजिस्टर कर दिया। हॉक्सीज ट्रीटमेंट USA, ये करने वाले डॉक्टर नहीं थे, एक आम आदमी था, जिन्होंने खोज करके ढूंढ निकाला कि कहीं कहीं कैंसर को इस ढंग का इलाज करने से फ़ायदा होता है। तो वो कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर लोग खुश नहीं थे USA में, तो डॉक्टर लोगों ने उनको बंद करने की कोशिश की। तो हॉक्सीज के बेटे ने उनके साथ बात करते वक्त बता दिया कि देखो भाई, मैं तुमको फॉर्मूला देता हूँ, तुम सभी लोगों को दवाई दे दो, जिनको चार्ज करना है वो पैसे ले लो, लेकिन अगर कोई गौर गरीब आ गया जिसके पास पैसा नहीं है, तो उनको तुम फुकट दवाई दोगे, ये मुझे लिख के देना जरूरी है। तो डॉक्टर लोगों ने बोल दिया कि नहीं नहीं, ये हम ऐसा नहीं कर सकते,
तभी उसने बोला कि तो फिर मैं तुमको फॉर्मूला नहीं दूंगा, तो उसको यूएस गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। तो अभी वो टिजुआना मेक्सिको में जाके क्लिनिक खोल के रखे हैं, वो नहीं है, उनके साथ वाले जो थे वो अभी रन कर रहे हैं। टिजुआना एक 2 किलोमीटर बॉर्डर के उस पार है, सो लोग इधर से जाके बॉर्डर के उस पार जाके उनसे सलाह लेते हैं। डॉक्टर गर्सन एक जर्मन मेडिकल प्रैक्टिशनर थे, एमबीबीएस, जो वर्ल्ड वॉर के बाद में अमेरिका में आए, और वो जैसे जैसे पेशेंट का इलाज करते रहे उनको ध्यान में आया कि फल तरकारी ये खाने से काफ़ी कुछ फ़ायदा होता है कैंसर पेशेंट्स के लिए। तो उन्होंने उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और काफ़ी कुछ कैंसर पेशेंट को गुण आने लगे। तो जैसे जैसे ज़्यादा लोगों को गुण आने लगे तो धीरे धीरे डॉक्टर गर्सन को भी बोल दिया कि तुम प्रैक्टिस करना बंद कर दो, ये नहीं चलेगा। अभी उनकी बेटी गर्सन फार्मूला जो है वो इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कैलिफोर्निया में वो उसके बारे में सिखा सकती है, वो मुझे सिखा सकती है कि ऐसे करने से कैंसर चला जाएगा, लेकिन वो पेशेंट को, मरीज को देख नहीं सकती है क्योंकि शी इज नॉट अलाउड टू प्रैक्टिस। गर्सन थेरेपी वाले भी टिजुआना में मेक्सिको में जाके बॉर्डर क्रॉस करके उधर उनका सेंटर है ट्रीटमेंट के लिए। तो अगर आपको गर्सन थेरेपी लेना है तो टिजुआना जाना पड़ेगा मेक्सिको में जाके। आगे चल के मैं डॉक्टर होल्ट के बारे में बात करता हूँ। वो पर्थ में ऑस्ट्रेलिया में एक अगेन एमबीबीएस डॉक्टर है, थे, मतलब अभी गुजरे नहीं है, लेकिन पर्थ में प्रैक्टिस करते थे। तो उन्होंने एक गैजेट निकाला, एक मशीन निकाला जिसमें से एक ढंग के फ्रीक्वेंसी आती थी और उस फ्रीक्वेंसी से कई सिलेक्ट कैंसर्स को बहुत बढ़िया गुण आता था। उनके पास जो भी कैंसर के लिए आते थे उसका गुण उनको वो बीमारी से मुक्त करते थे। उनकी इच्छा थी कि ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी लोगों को इसका फायदा हो जाए, लेकिन कोई उनसे सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। उन्होंने बाकी डॉक्टरों से बात की कि अरे हम रिसर्च करेंगे, तुम्हारे कैंसर पेशेंट, मेरे कैंसर पेशेंट देखेंगे, इसका अगर असर अच्छा हो रहा है तो फिर फायदा देने दो, लोगों को फायदा करने दो। वो भी नहीं माना। आखिरी में वो थक के ऑस्ट्रेलिया के एक बड़े प्रख्यात चैनल, टीवी चैनल 9 पे रे मार्टिन एक बड़े प्रख्यात इंटरव्यूअर थे, उनसे इंटरव्यू किया, लोगों को पता चले कि ऐसी ऐसी सुविधा मिल रही है करके। तो भी कुछ किसी ने सुना नहीं, डॉक्टर लोगों ने सुना नहीं। आखिरी में लास्ट कई एक 7, 8, 10 साल पहले की बात है, जब मेरे कान पे आया कि ये ऐसा ऐसा चल रहा है, तो डॉक्टर होल्ट थक जाके आयरलैंड को रिटायर होने की तैयारी कर रहे थे। उनके साथ वाले कोई मरीज और उनके रिश्ते वाले ने तय किया कि हम उसको अभी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन डॉक्टर होल्ट की ये एक इच्छा थी कि कोई डॉक्टर आके मेरे से सीखे, मतलब मैं उनको जो मैं सीख कर इस्तेमाल करना चाहता हूँ वो बता सकूंगा। वो अभी हुआ या नहीं ये मुझे पता नहीं। आगे जाके डॉक्टर विलियम बजिंस्की यूएसए में है, वो एक साइंटिस्ट है, अभी भी है। वो साइंटिस्ट कैंसर के लिए एंटी नियोप्लाज्म, मतलब एंटी कैंसर ट्रीटमेंट के लिए खोज कर रहे थे। उनको ध्यान में आया कि पेशाब में एंटी नियोप्लाज्म, एंटी कैंसर एलिमेंट्स है, कोई ऐसे गुण है यूरिन में जो कैंसर को हरा सके, मात कर सके कैंसर। तो उन्होंने उस पर रिसर्च किया और ध्यान में आया कि यूरिन में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, उसको उन्होंने यूरिन में से एक्सट्रैक्ट किया और एक्सट्रैक्ट करके मरीज को उसकी ट्रीटमेंट देने शुरू कर दी, तो बहुत बढ़िया गुण आने लगा। फिर यूएसए की बात, जैसा उनके गुण अच्छे आने लगे तो उनको आके गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। उनको कहा कि अरे तुम यूरिन में से एक्सट्रैक्ट लेते हो, ये बराबर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है करके उसको बंद कर दिया। उनको बोला कि ये सिंथेटिक होना जरूरी है। तो डॉक्टर विलियम बजिंस्की वो काम छोड़ दिया, लेकिन आगे जाके वही मॉलिक्यूल उन्होंने लैब में सिंथेसाइज करके आर्टिफिशियल मॉलिक्यूल बना के अभी उसकी इलाज टेक्सास में अभी भी कर रहे हैं। उनको भी पता है, लोगों को भी पता है कि वो नेचुरल मॉलिक्यूल का इफेक्ट ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन क्या करें, रूल्स ऐसे हैं कि वो सिंथेटिक मॉलिक्यूल ही इस्तेमाल करना पड़ रहा है।
वैसे ही एक नर्स इन कनाडा है जो कैंसर पे काम करना चाहती थी, लेकिन उसको भी मुंह बंद कर दिया। उसका काम कर रही थी, उसको काम करने नहीं दिया। और अभी अभी डॉक्टर बाबा आमटे ने बीच में मैसेज भेजा था कि लेमन पील मतलब नींबू का जो छिलका है उसमें बहुत हाई लेवल ऑफ विटामिन सी है, लेकिन वो तो डॉक्टर शिमोन चेली ने जो काम किया था विटामिन सी के बारे में, उसी के बारे में बात कर रहे। तो वो ये रहा कैंसर के बारे में। कई जगह उसका इलाज हो सकता है, लेकिन इलाज करना चाहते ही नहीं तो कौन क्या करे। अच्छा, आगे जाके हम देखेंगे हमारी प्राचीन कालों में भगवान शिव, उसे आदि योगी कहा जाता है, उन्होंने योग दिया, ध्यान दिया, शिवाम्बु दिया। सुश्रुत, जिन्होंने हमें मेडिसिन और सर्जरी के बारे में बताया। चरक, जिन्होंने हमें मेडिसिन के बारे में बताया, वो आयुर्वेद के भाषा में है। पतंजलि, जिन्होंने प्रिवेंटिव हेल्थ योग सूत्र के बारे में बताकर हमको निरोगी रहने का कैसा बताया। शिवाम्बु कल्प विधि, जो मैंने शिवाम्बु के बारे में, भगवान शिव के बारे में बात ही किया है। वैदु डेंटिस्ट एक वैदिक डेंटिस्ट का कोर्स है, वो बहुत पावरफुल है, काफी कुछ वो कर सकते हैं, लेकिन उनको फिर ऊपर लाने के लिए बाकी के डेंटिस्ट्री करना नहीं चाहते, लेकिन अभी क्या करें, वो पॉलिटिक्स है। वांगडी नेचिंग, जिन्होंने एक्यूपंक्चर के पहले बाइबल की तरह नेजिंग करके जो वॉल्यूम है वो लिखा। मार्शल आर्ट्स में जाओ तो बोधि धर्म के बारे में मैंने पहले ही जिक्र किया था। उन्होंने चाइना में जाकर शाओलिन सिखा के छोड़ दिया उनको। भारत में कलरीपट्टू है, जो केरला में अभी भी ठीक ढंग से प्रैक्टिस हो रही है, जैसी प्राचीन काल में थी वैसे ही। और कृष्णी विद्या जो है, जो पुणे में गुडबोले गुरुजी करके हम कहते थे, वो अभी भी जीवित है, लेकिन आजकल वो सिखाते नहीं है उम्र के हिसाब से, लेकिन उन्होंने काफी लोगों को कृष्णी विद्या गए 30-40 सालों से सिखाकर छोड़ दी है। डॉक्टर पी सेठी और आर शर्मा, इन्होंने जयपुर फूड के बारे में काफी कुछ रिसर्च करके जयपुर फूड इतना सस्ता बना दिया है कि $40 के अंदर एक जयपुर फूड मिलता है, और आजकल का जयपुर फूड सिर्फ 400 ग्राम है, इतना हल्का है। पी गाडे करके एक जवान आदमी है, वो मध्य प्रदेश में काम कर रहा है। उन्होंने अभी रिसेंटली रोबोटिक हैंड बनाया है, $600 में बनाया है। प्रदेश में कई हजार, 3-3, 5-5, 10-10 हजार का कॉस्ट होता है। और अभी रिसेंटली मेरे ध्यान में आया कहीं तो भारत में एक सस्ती वाली व्हीलचेयर बनाई है जो सीढ़ी भी चढ़ सकती है। सीढ़ी मतलब स्टेप्स। तो ऐसे काफी कुछ चीजें अपने यहाँ अच्छे हो रहे हैं। अभी मुझे एक ही कहना है इससे कि ये आरोग्य के बारे में बात नहीं कर रहा था, लेकिन आरोग्य और उसकी व्यवस्था, उसके बारे में इतने लोगों ने जो ढंग से काम किया है, अपना जीवन लगा के, जोश लगा के काम किया है, उनके लिए मैं प्रार्थना करके, नम्र विनंती करके बड़ी धन्यवाद कहता हूँ और एक सलाम ठोकता हूँ। अगर मैंने गलती से किसी का भी नाम नहीं लिया हो, नेम्ड एंड अननेम्ड, तो माफ कीजिएगा। तो इधर मैं धन्यवाद देता हूँ, बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो के लिए हमारे साथ रहना।